सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में पाठ 3 आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में है हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। जब भी हम किसी बहुत पुरानी इमारत को देखते हैं तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि यह कितनी पुरानी है और उस समय यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। तो इसी प्रकार 150 साल 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में लगे हुए इंजीनियरों ने वहाँ पर खुदाई की रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो उन्हें अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक में अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान में यह स्थान है। तो उस समय उन इंजीनियरों ने सोचा कि यह ऐसा खंडर है, उनको समझ में नहीं आया कि यह हमारा बहुत पुराना इतिहास है। तो उन्होंने क्या किया, उस खंडहर में जो ईंटें थी उन्हें बहुत मजबूत लगी कि वो ईंटें बहुत मजबूत है, और उन्होंने क्या किया, उन ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन को बिछाने में कर दिया। तो इस प्रकार जब उन्होंने वहाँ की ईंटें निकाली तो इससे क्या हुआ, वो इमारत जो थी वो नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि सारी ईंटें निकाल दी। उसके बाद करीब 80 साल पहले, है ना, पुरातत्वविदों, मैंने बताया था आपको, पुरातत्वविद यानी जो पुरानी खोजें करते हैं, खुदाई के माध्यम से अन्य चीज़ें, जो प्राचीन सभ्यता प्राचीन चीज़ों की खोज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पुरातत्वविद। तो इन्होंने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर जो था वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। अब क्योंकि उसकी खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस खंडर के सभी पुराने स्थल जो थे, उसमें जो भी इमारतें मिली और जो भी चीज़ें मिले, उन्हें उस समय क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतों के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो आया समझ में, हड़प्पा सभ्यता क्या है कि उस समय पुराने समय में जो खोजे हुए जितनी भी इमारतें और चीज़ें मिली, उसको हमने उस समय क्या नाम दे दिया, जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या नाम दे दिया, हड़प्पा सभ्यता। अब इन शहरों का जो निर्माण था वो लगभग 47 साल पहले हुआ था। ये हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें हैं, इनका निर्माण कम से कम 4700 साल पहले हुआ था। इसके बाद है कि अब आगे हम पढ़ेंगे कि इन नगरों की क्या विशेषताएं थी, जो ये नगर मिले उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, कौन सी, हड़प्पा सभ्यता वाले। तो इन नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में उस समय विभाजित किया गया था, और जो पहला भाग, पश्चिमी भाग था, वह बहुत छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा हुआ था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बहुत बड़ा था लेकिन वह निचले इलाकों में था। अब इनमें 2 क्या अंतर था, देखो, जो ऊंचाई वाले भाग थे उनको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दे दिया, नगर दुर्ग कहा गया, ठीक, जो ऊंचे स्थानों पे थे, और जो निचले हिस्सों में थे उन्हें क्या कहा गया, निचला नगर कहा गया, ठीक है। तो दोनों हिस्से थे उनमें 4 दीवारियां और पकी हुई ईंटों की बनाई गई थी। उनकी जो दीवारें थी वो 4 दीवारें रहती थी, और बहुत पकी हुई ईंटें रहती थी वो बहुत मजबूत थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। सोचिए, इतनी मजबूत और इतनी अच्छी पकी हुई थी कि इतने सालों के बाद भी वो दीवारें जैसे कि तैसी थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो जाती थी। चिनाई मतलब जुड़ाई, है ना। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। हम कब की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, आप लोगों ने सुना होगा, मोहनजोदड़ो भी एक सभ्यता थी। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाए गए थे। उस समय जो मोहनजोदड़ो सभ्यता की
खोज हुई तो उस समय एक प्रकार के खास तालाब होते थे जिसे पुरातत्वविदों ने, वही जो पुरानी खोजें करते थे, उन्होंने क्या नाम दिया, महान स्नानागार कहा उन तालाबों को। मतलब वो नहाने के लिए उस समय पे रानी महारानियों के लिए स्नान के लिए उपयोग होते थे, इसलिए उन्होंने उनका वो जो बड़े तालाब थे उनका नाम क्या दिया, महान स्नानागार। इस तालाब को, मतलब ये महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब इसमें पानी का रिसाव यानी जो पानी निकलता और रिसता है जो पानी है ना, तो कैसे होता था, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या, जो पानी बाहर न निकल जाए, रिस न जाए, पूरा छन न जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, है ना। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता, तो कुओं से निकालकर फिर इन तालाबों में पानी भरा जाता था और उपयोग के बाद खाली भी कर दिया जाता, तभी तो साफ रहेगा ना नहाने के लिए, नहीं तो गंदा हो जाएगा। शायद यहाँ विशिष्ट, हाँ, अब ऐसा माना गया है कि शायद उस समय पे जो विशिष्ट नागरिक थे, विशेष जैसे राजा महाराजा, रानी महारानी, इनके लिए कुछ खास अवसरों पर ये स्नान यहाँ पे करते थे, इस स्नानगृह में स्नान करते थे। अब उसके बाद है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, है ना। अभी तो अपन ने स्नानगृह पर, अग्निकुंड क्या है सुनो, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड यानी जैसा अपन यज्ञ करते हैं ना, महायज्ञ कुंड होता है, तो वैसे अग्निकुंड नाम दिया गया उसको। वहाँ पे क्या करते थे, यज्ञ करते थे उन कुंडों में। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी पाए जाते। भंडार मैंने बताया था पिछले वीडियो में, भंडार गृह मतलब जहाँ पर बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया जाता है। तो आया आपको समझ में। अब देखें यहाँ पर भवन, नाले और सड़कें। अब यहाँ उस समय उन नगरों में कैसे भवन यानी कैसी इमारतें, भवन मकान कैसे होते थे, नाले और सड़कें कैसी थी, इसको सुनेंगे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी, ज़्यादा 4 मंजिलें 6 मंजिलें, सिर्फ एक नीचे होता था या ज़्यादा 2 मंजिलें होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगार होता था। स्नान जैसे अभी भी होता, बाथरूम मतलब जहाँ स्नान करते नहाते। और कुछ कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे, जैसे वर्तमान में अभी लोगों के यहाँ होते हैं। फिर कई नगरों में ढके हुए नाले भी होते थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जो यहाँ के नाले होते सीधी लाइन में होते थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। वो तो अभी भी जैसे अपन के घर की नालियाँ मेन बड़े नाले से जुड़ जाती है, ऐसी उस समय पे भी होता था और जो बाद में बड़े नालों में जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल यानी बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे, होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। और घर और नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता था। ऐसे नहीं कि कहीं भी नाली बना दिया कहीं भी, बल्कि एक योजना के तहत बनाया जाता था। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह होते थे। देखिए इस तरफ के ये क्या है, महान स्नानागार, जो मैंने बोला था ना अभी स्नानागार। तो ये देखिए यहाँ पे ये बड़े ऐसे स्नानागार होते थे और ऐसे ये देखिए सीढ़ियाँ होती थी, है ना, और पक्की दीवारों का बना होता था ये। फिर यहाँ पे पानी भर देते थे, जब कोई स्नान करता था और जब सफाई करनी हो तो पूरा पानी निकाल देते थे। इस तरह से उस समय जो मैंने स्नानागार बताया था ना, रानी महारानियों राजाओं के विशेष लोगों के लिए, तो ये ऐसे होते थे। ये देखिए, है ना। और ये देखिए ऐसी सीढ़ी होती थी, ये ऐसी सीढ़ी होती थी उतरने और चढ़ने के लिए। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे नगरीय जीवन। वहाँ पे नगरीय जीवन, वहाँ का जो नगर था उस समय का जीवन कैसा था। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, बहुत हलचल होती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने में जुटे रहते होंगे। फिर उस समय जो यहाँ के शासक थे वह
जो शासक थे वो क्या करते थे, जो अपनी प्रजा के लोगों को दूर दूर भेजकर धातु मतलब धातुएं जैसे सोना चांदी है ना, बहुमूल्य रत्न पत्थर और कई उपयोगी चीजें क्या करते थे, दूर दूर से मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को यानी मोती, मना के ना मोती, तो मोती या सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को क्या करते थे, अपने पास रखते थे। फिर इन नगरों में लिपिक का भी उपयोग होता था। लिपिक यानी एक विशेष प्रकार की भाषा, एक लिखने की जो एक प्रश्न, जैसे अपनी हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो यह लिपि है। तो इस विशेष प्रकार की लिपि होती थी उस समय, और उस लिपि, उस भाषा लिखने का उपयोग काय में करते थे, मोहरों में, जो उनके पैसे होते थे उनमें इसका उपयोग करते थे। और शायद अन्य चीज भी वो अपनी इस लिपि में लिखते होंगे, लेकिन वो सब अभी इस खुदाई या पुरातत्ववेताओं को वो सब नहीं मिला। फिर इसके अलावा जो वहाँ के शिल्पकार थे वो स्त्री भी रहते थे और पुरुष भी हो सकते थे। और इन लोग क्या करते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे ये जो शिल्पकार थे। और इन लोग क्या करते थे, लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से बहुत उपयोगी वस्तुएं भी वो अपने नगर में लाते थे। साथ ही क्या करते थे, सुदूर देशों के किस्से, हाँ फिर वहाँ जाते थे तो उन वहाँ की किस्से कहानियाँ, वहाँ की बातें भी, और मिट्टी से बने खिलौने भी वो क्या करे, लाते थे, क्योंकि इस सभ्यता में ये सब भी वहाँ पर मिले, जिस इन खिलौने से क्या करते थे, बच्चे खेलते थे। उसके बाद ये देखिए, ये खिलौने, इस तरह के मिट्टी के खिलौने होते थे उस समय पे, दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये मोहरें होती थी, ये मोहरें, ऐसे मोहरों पे क्या चित्रकारी होती थी, और ये एक लिपिक होती थी, जैसे अपन हिंदी लिखते ना, ये विशेष प्रकार की लिपिक होती थी। इस लिपिक को आज भी कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या लिखा है, मतलब ऐसी भाषा में लिखा जाता था कि ये क्या लिखा है, इसको पढ़ने में आज भी पुरातत्ववेता असफल हुए। फिर उस समय पे ये देखिए, ऐसी सड़कें होती थी, ये देखिए मैंने बताया था ना, ये नालियाँ ऐसी होती थी, ये नालियाँ होती थी, ये ऐसे ढकी रहती थी, ये रोडें होती थी, इस प्रकार के रहते थे। यहाँ साइड में होल होते थे इनको नालियों साफ करने के लिए, इस प्रकार जो मैंने बताया था अभी, तो ऐसे वहाँ पे नालियाँ होती थी, ऐसी ढकी हुई, और ऐसे ये ठीक, ऐसे कुएं होते थे, फिर है ना, कुएं इस टाइप के होते थे, ये खिलौने होते थे ऐसे, और ये मोहरें होती थी जिनको हम पहचान नहीं सकते। आगे पढ़ेंगे कि उस समय नगर और नए शिल्प, जो नगर थे वो कैसे थे, और शिल्प क्या, मतलब शिल्पकारी क्या थी उस समय। तो हम जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई उनके बारे में बताएंगे कि पुरातत्वविदों को जो भी चीज़ें मिली वहाँ पर, उसमें अधिकतर चीज़ें जो काय से बनती थी, पत्थर से बनी हुई थी। और शंख थे, तांबे, कांसे, सोने और चांदी की जैसी धातुओं से भी बनाए जाते थे उस समय के बर्तन या अन्य चीज़ें। फिर तांबे और कांसे के औजार भी होते थे, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते। फिर वहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। ये देखिए, बाट ऐसे होते थे, ये फलक यानी किसी चीज़ से बने होते थे, और मन के यानी ये आभूषण, मोती, ये देखिए ऐसे आभूषण होते थे, ये ऐसे जुड़े रहते थे, ये इस तरह आभूषण होते थे। फिर देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। जो मोहरें होती थी वो पत्थर की होती थी, मतलब उस समय पे धातु और पत्थर से ज़्यादा उपयोगी, मतलब पत्थर का ज़्यादा उपयोग करते थे। फिर जो मोहरें होती थी वो आयताकार होती थी, और सामान्यतः उन पर चित्रकार के जानवरों के बने होते थे, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन के, हाँ काले रंग के खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन, काले और लाल कलर का उपयोग करते थे मिट्टी के बर्तन बनाने में। फिर उस समय देखिए ऐसी मूर्ति भी बनाते थे। ये देखिए, ये जो कपड़े थे, कपड़े ऐसे रहती थी उनके, देखिए कितनी सुंदर गुदी रहते थे ये ऐसे। और ये जो अधिकतर जो मूर्तियाँ होती थी वो काय से बनती थी, लकड़ी पे बनाते थे वो, और पत्थर पे बनाते थे अधिकतर। फिर उस समय संभवतः 7,000 साल पहले, कितने 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में, मैंने इससे पहले पाठ में भी अपन ने मेहरगढ़ के बारे में
बताया था मैंने कि वहाँ सबसे पहले क्या हुआ था, मेहरगढ़ में क्या हुआ था, सबसे पहले किस कृषि हुई थी, जौ धान गेहूं सबसे पहले कहाँ उगाया जाता था, मेहरगढ़ में। इससे पहले पाठ में अपन ने 2 पाठ में पढ़ा था। तो ऐसे ही तो मेहरगढ़ में कपास की भी खेती होती थी। कपास से क्या बनता है, कपड़े बनते हैं। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपकी हुई मिली हैं। ठीक, और फिर पकी हुई मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां, सूत कताई, तकलियां ने जिससे सूत काटते हैं, बुनाई करते हैं, वे सब भी वहां पर मिले। फिर इसमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, मतलब एक विशेष रीति से किया गया था। और उसे विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास, विशेषज्ञ किसे कहते थे, जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लिया करते थे, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों को पच्चीकारी देने, मतलब उसमें मोहर का डिजाइन बनाना आदि। फिर मूर्ति का जो चेहरा होता था बहुत आकर्षक ढंग से बनाया जाता था, जैसे मैंने अभी बताया। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई, देखिए दाढ़ी कितनी अच्छे से बनाई जाती थी, ये कितने अच्छे से बनाई गई है दाढ़ी। फिर यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार, यह जो विशेष मूर्तिकार होते थे वही इतना अच्छा काम करते थे। फिर हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, हर व्यक्ति नहीं जानता था ये सब बनाना। तो अब वर्तमान में अभी जो लोग इतने सुंदर सुंदर उभरते, सब लोग थोड़ा ना बना पाते हैं ना। तो उस समय भी विशेष मूर्तिकार जो होते थे वे ही ऐसी मूर्तियों का निर्माण करते थे। फिर हमें यह पता भी नहीं है कि क्या सिर्फ अभी हमको ये भी नहीं मालूम कि क्या सिर्फ पुरुष ही ये काम करते थे कि स्त्रियां भी करती थी। ऐसा अभी मतलब जो पुरातत्वविद है उनको ये पता नहीं चला। तो ये अंदाज लगाया कि शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करने में दक्ष हुआ करते थे। अब आगे पढ़ेंगे हम बच्चों सभ्यता के अंत का रहस्य। इन सब सभ्यता के अंत का क्या रहस्य था, इसके बारे में हम इसके अंत के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या हुआ, क्या बदलाव देखा कि हमने देखा कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अब इसका अंत कैसे हुआ, उस अभी तक तो मैंने बताया वीडियो में कि उस समय क्या क्या होता था, कैसी हड़प्पा सभ्यता थी। अब क्या हुआ कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अब छोड़ देंगे तो उस चीज का अंत हो जाएगा ना। तो क्या हुआ, लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। जैसे मैंने अभी बताया तो लोग दूर दूर से खरीद के लाते, लोगों ने कच्चे माल खरीदना बंद कर दिया। और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जो इतनी साफ सफाई नाली होती थी, ये सब मैंने बताया ना, तो क्या होने लगा, कचरे का ढेर बनने लगा। कोई सफाई नहीं, कोई उसकी देखभाल होना बंद हो गई। फिर क्या हुआ, जो जल निकास प्रणाली थी वो नष्ट हो गई। जैसे मैंने बोला था बड़े बड़े होल थे उनसे होते थे, है ना, वो सब नष्ट बंद हो गया। और जो सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाते, झुग्गी झोपड़ियां थी, वो बनने लगे। फिर यह सब क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, तो इसका कारण हम आगे पढ़ेंगे। कुछ पता नहीं कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि उस समय कैसे हुआ इसका अभी किसी को पता नहीं चला। फिर सबने कुछ अनुमान लगाया। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि सब अनुमान लगा के कि शायद उस समय की नदियां, जो वहां पे नदियां थी वो सूख गई होंगी, इसलिए लोगों ने वहां रहना बंद कर दिया। कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। कुछ का कहना है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। मतलब ये सब लोगों ने अंदाज लगाया, लेकिन पक्का क्यों हुए ये सब, इसका अंत क्यों हुआ, अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली। फिर कुछ ने कहा कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने पर अक्सर कुछ ही इलाकों में
हुआ होगा, उसको सारी सभ्यता थोड़ी ना नष्ट हुई होगी, है ना। फिर भी लोगों का ऐसा, जो पुरातत्ववेत्ता थे उनको ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई वहां पे देता है। और आधुनिक जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आगे के पाठों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अन्यत्र में मतलब और अन्य क्या जानकारियां मिली, इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो उस समय जो अभी हम जो मिस्र के बारे में आप जानते होंगे ना, मिस्र देश के बारे में, तो जो मिस्र था वो नील नदी के किनारे पर, जो आसपास के किनारे को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग कहाँ, रेगिस्तान हो गया। ठीक, अब लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासक करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता। पिरामिड, ये ऐसे त्रिकोना, इसको बोलते पिरामिड, ऐसा त्रिकोना जो त्रिभुज जैसा होता है। तो इनके नाम से जो मकबरे, इनके नाम से जाना जाता है। ये मकबरे क्या होते हैं, मकबरे मतलब क्या होते हैं पता है, जहाँ पे मुसलमान लोग जो मरने के बाद उसको गाड़ देते ना, उसको बोलते मकबरा। तो आगे सुनो, राजाओं के मरने पर उनके शवों, उनकी जो लाशें थी, उनको इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। मम्मी यानी बहुत दिन तक जो उसी अवस्था में रहे। फिर उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, खाने पीने की चीजें, पानी, पेय चीजें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल होते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था कि वहां पे मरने के बाद इनकी कौन सेवा करेंगे, तो उनकी सेविकाओं को भी दफना दिया जाता। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा तो देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मिस्र में जो है मरने के बाद सबसे ज्यादा खर्च किया जाता था। उनके साथ सारी इकट्ठी उनकी जो सारी चीजें रखी जाती थी, है ना, ये सब के मरने के बाद उसमें बहुत खर्चा होता था। ये देखिए ऐसे मकबरे होते थे। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमारा यहाँ पे पाठ 3 समाप्त हुए। अगले वीडियो में मैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आपको लिखकर भेजूंगी। आप इस पाठ को बार बार देख के बार बार समझिए, ठीक। और जो इसके प्रश्न उत्तर, जिनके पास किताबें हैं वो इनके प्रश्न उत्तरों को खुद ही स्वतः ही ढूंढ के रखेंगे। फिर जब मैं आंसर उत्तर भेजूंगी तो फिर मिलाएंगे कि सही ढूंढा कि गलत। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कच्चे माल की खोज। ये सब बनाने के लिए, मूर्ति वगैरह बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे है ना, कपड़े बनाने के लिए जैसे कपास, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी या लकड़ी, उसको बोलते कच्चा माल। तो उस समय कच्चे माल की खोज कैसे की? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं हमें, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुएं आदि। फिर ये सब क्या कहलाते हैं? कच्चे माल। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए हुए कपास को कच्चा माल कहते हैं, है ना, जिससे बाद में क्या कि कताई बुनाई करके हम कपड़ा या किसान कपड़ा बनाता है, इसको भी कच्चा माल, जैसे मैंने अभी बताया। और हड़प्पा में कई लोग हैं जो है कई कच्ची चीजें वहीं मिल जाती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि जो बहुमूल्य पत्थर, ऐसे आदि जो बहुमूल्य कीमती धातुएं थी, वो दूर दूर से
आयात किए जाते थे। आयात यानी क्या कहलाता है? आयात निर्यात पढ़ा ना आपने, तो आयात यानी खरीदना और निर्यात यानी बेचना। तो आयात किया जाता था मतलब वो दूर दूर से खरीदा जाता था। इसके फिर बाद है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से, हाँ, जो अभी वर्तमान में राजस्थान है ना, वहाँ से तांबे का आयात करते थे। और पश्चिमी एशियाई ओमाना से भी तांबे का आयात किया करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात वो कहाँ करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। सोने का आयात यानी सोने को कहाँ से खरीदते थे? आधुनिक कर्नाटक, जो अभी कर्नाटक है साउथ में। और बहुमूल्य पत्थर का आयात वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। फिर आगे है बच्चों, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब ये तो आपने पढ़ा कि कच्चा माल कैसे वो कहाँ कहाँ से लाते थे। अब भोजन की व्यवस्था उस समय क्या कैसे करते थे? तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। जरूरी नहीं कि सारे लोग शहर में रहते, कुछ लोग कहाँ रहते थे? गांव में भी रहते थे। और गांव में रहते क्या करते थे? अनाज उगाते थे। जैसे आज भी हमारे किसान गांव में अनाज उगाते हैं ना, हम लोग शहर में रहते फिर खरीद के खाते हैं। तो उस समय भी ऐसे होता था। और उन लोग जानवर भी पालते थे। किसान चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे, जैसे अभी वर्तमान में भी होता है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है उस समय कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल आदि उगाते थे। फिर जमीन की जुताई के लिए बुलाई जुताई होती है ना बैलों से, तो वो क्या करते थे? उस जुताई कैसे करते थे? तो वो क्या करते थे? इससे हमको एक नई बात का पता चला कि हड़प्पा काल के लोग जो थे, हल तो नहीं उस समय, हल तो नहीं बच पाए कि उस समय कैसे हल, क्योंकि सब गल गए है ना, वो नहीं मिले। लेकिन क्या मिला? एक लकड़ी से बनाए जाते थे। ये पता चला है कि उस समय जो हल होते थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार की खिलौने मिले हैं, वहाँ पे हल नहीं मिले, बताओ उस आकार के हमको ऐसे खिलौने मिले हैं कि, तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय कैसे हल रहे होंगे। फिर इस क्षेत्र में बारिश की कमी होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके भी अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, पानी इकट्ठा करके रखते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसको फसलों में की सिंचाई करते होंगे। उसके अलावा हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि पालते थे और बस्तियां बनाकर वे रहते थे। और अपने आसपास जो जहाँ रहते थे वहाँ तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में क्या करते थे? मवेशियों ने जो पालतू जानवर होते थे, उनके झुंडों को चारा और पानी की तलाश में उनको क्या कर दूर दूर तक उनको ले जाया जाता था, मवेशियों को, जानवरों को। और वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का उस समय पे शिकार करते थे। ये मैंने आपको पिछले पाठ में भी बताया था। उसके बाद है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब गुजरात में उस समय हड़प्पा कालीन जो था, हड़प्पा कालीन जो नगर था, हड़प्पा जैसे मैंने अभी पढ़ा रही ना, अपन हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, उस समय उसको सूक्ष्म निरीक्षण किया गया और आगे उसको गहराई से देखा गया। तो क्या हुआ कि इससे पता चला कि कच्छ के इलाकों में खदिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था उस समय पे। वहाँ पर साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी। तो जहाँ इसलिए वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। इससे पहले भी अपन ने पढ़ा था, है ना। वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई होंगी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, है ना। और यहाँ पर मिले कई अवशेषों से बड़ी बड़ी लिपियों का भी और अक्षरों का भी पता चला है जो पत्थरों पे खुदाई करके लिखे जाते थे। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा दिया जाता था और यह अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पे पाई जाती, जो लिपि, जो लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या करते थे?
बड़े बड़े लकड़ियों पे भी वैसे ही हमको मोहर मतलब लिखा हुआ पाया गया। फिर आगे है कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? खादिर कौन सा? धोलावीरा नगर। अब यहाँ पे पढ़ेंगे दूसरा क्या? साबरमती के किनारे पे उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ था। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यह पत्थरों, शंकों तथा धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यहाँ पे आसानी से मिल जाता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह के कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी मतलब गीली मिट्टी पर दबाने से जो उनकी छाप बन जाती थी, वो सब अवशेष भी मिले। ये देखिए, ये ऐसा था, ये देखिए पानी और ये है ना, ऐसा उसमें था। और ये देखिए ऐसे ये खुदाई करते थे, ये बड़े बड़े पत्थरों पर, मैंने बताया था ना, बड़ी बड़ी लकड़ियों और पत्थरों पर ऐसे खुदाई करके कुछ कुछ लिखते थे, जो मोहरों पे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी, कहाँ, धौलपुर में बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी लिखा गए थे। ऐसे खिलौने होते थे, है ना, और ये ऐसे खिलौने होते थे हल के आकार का। ये नगर होता था ऐसे। आए समझ में?